Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to do another topic of applied entomology, that is role of insects in agriculture. ये applied entomology का last section है, तो इसके पहले 2 lectures और हैं, तो आप वो भी चैनल पे देख सकते हैं. So let's start the lecture. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ इंसेक्ट इन एग्रीकल्चर. तो बेसिकली बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. दैट मीन्स कि क्रॉप की जो हेल्थ है या प्रोडक्टिविटी है वो इन इंसेक्ट्स की वजह से इंक्रीज़ होने वाली है. सिंपल, ठीक है. जो पेस्ट स्पीसीज़ होती है, देखो जो पेस्ट है ना वो भी इंसेक्ट की ही स्पीसीज़ हैं. तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, राइट. जो पेस्ट स्पीसीज होती हैं वो क्रॉप को ख़राब करती हैं. जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिवली टू एग्रो इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे. दैट मीन्स क्रॉप यील्ड को जो हेल्थ है, प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज़ करेंगे. कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बाय एनहांसिंग द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी क्रॉप, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद ही जो है क्या है, क्रॉप आपको बेसिकली मिलेगी. प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना. पॉलिनेशन क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है जो पॉलन को यहाँ से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे लेके जाएगा, और पॉलन का जो स्प्रेड है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी की वजह से होनी है ना प्लांट्स में. तो पॉलिनेशन को इन्हांस करते हैं. दूसरा है रेगुलेटिंग द पेस्ट पॉपुलेशन. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा भी था कि ये क्या कर सकते हैं, बायो एजेंट की तरह रोल कर सकते हैं, तो पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. फिर उसकी बात करें तो इट विल कंट्रीब्यूट टू सॉइल हेल्थ एंड डीकम्पोजिशन. तो सॉइल हेल्थ इंक्रीज़ करेंगे, डीकम्पोजिशन जो है उसको भी इन्हांस करेंगे, है ना. फर्टिलिटी सॉइल की बेसिकली बढ़ा सकते हैं. देन इट कैन इंडिकेट द एनवायरमेंटल क्वालिटी. कई इंसेक्ट ऐसे हैं उनके सर्वाइवल से ही आपको पता लग जाता है कि एनवायरनमेंट कैसा है. अगर एनवायरनमेंट वर्स्ट है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, तो पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है उनकी पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ता है. तो वो एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं कि एनवायरनमेंट कंड्यूसिबल है या नहीं है, ठीक है. तो इस वजह से क्योंकि इंसेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सो दे आर फंडामेंटल टू द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड दे आर ऑल्सो असेंशियल फॉर अचीविंग द एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस. क्योंकि आपको एग्रीकल्चर और इकोलॉजी दोनों में एक बैलेंस बना के रखना है ना. ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप यील्ड के लिए आप इकोलॉजी को हार्म करें. ओके, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है. सस्टेनेबल तभी हम यहाँ पे बात करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिफाइन किया गया है. सबसे पहले पॉलिनेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. दे विल हेल्प इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. एग्जाम्पल हनी बीज, बटरफ्लाइज, हवर फ्लाइज, ये सब क्या करती हैं, दे सिट ऑन वन फ्लावर और वहाँ से वो पॉलन को उठाती हैं और दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफ़र करती हैं. सिंपल काम पॉलिनेशन का, है ना. दूसरा है प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स जो हैं दे विल फीड ऑन द पेस्ट इंसेक्ट्स. इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने बात करी है लास्ट लेक्चर में. लेक्चर जो 2 है उसको जाके आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे लेडी बीटल्स हैं, लेसविंग हैं, और भी हैं, असैसिन बग्स, बहुत सारे प्रीडेटर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं. देन देयर आर पैरासिटॉइड्स. पैरासिटॉइड्स अगेन ये भी कंट्रोल में ही हेल्प करते हैं. दे विल ले एग्स इन और ऑन द पेस्ट इंसेक्ट या लार्वे पे ताकि वो उसको कंज्यूम करें, ठीक है. तो ये भी क्या है, एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं. ये इसके एग्जांपल है, जैसे कि ट्राइकोग्रामा है, ब्रैकन स्पीसीज़ है, ठीक है. देन देयर आर डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स. दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड प्लांट है, तो उसके लिए क्या है, वहाँ से जो मैटर है उसको वापस जो है साइकिलिंग में लेके आना है ना. न्यूट्रिएंट जो है, तो ऑर्गेनिक मैटर को पहले तोड़ना पड़ेगा, तो फिर न्यूट्रिएंट जो है वापस न्यूट्रिएंट साइकिल में आ जाएगा. तो इसके लिए डंग बीटल हो गए, कैरन बीटल्स हैं, दे डू द दिस वर्क ऑफ डिकम्पोजिंग, राइट. देन देयर आर सॉयल इंजीनियर्स. व्हाट दे डू, दे इम्प्रूव एरेशन, ठीक है, और मिक्सिंग एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. सॉइल में जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहेगा, जितनी ज़्यादा एयर रहेगी, उतनी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी. तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. तो इसमें टर्माइट्स हैं, एंट्स हैं, है ना, जो स्पेसेस क्रिएट करते हैं छोटे छोटे इस तरह से बीच में, तो वो एयर स्पेसेस हैं, उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है. फिर उसके बाद बात करते हैं वीड कंट्रोल एजेंट्स की. इनको हमने पढ़ा है बायो एजेंट्स में भी. तो ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन द इन्वेजिव प्लांट्स, जैसे कि जाइगोग्रामा है, कैक्टोब्लास्टिस हैं. ये सारे इन्वेजिव प्लांट को किसी नेटिव एरिया में ग्रो करने से रोकते हैं ताकि नेटिव प्लांट्स को उसकी वजह से हार्म ना हो, ठीक है. एंड लास्टली दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द इकोसिस्टम हेल्थ. तो दे विल रिफ्लेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज द हैबिटेट क्वालिटी, कि हैबिटेट कैसा है. तो इसमें ड्रैगन फ्लाइज हैं, मे फ्लाइज हैं, दे आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ इट, ठीक है.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर स्पेशली। तो एक एक करके इनको दोबारा से हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिनेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। पॉलिनेशन विल इंश्योर द फ्रूट प्रोडक्शन, द सीड डेवलपमेंट, ठीक है। 80% से ज़्यादा जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड 35% ऑफ द ग्लोबल फूड क्रॉप डिपेंड ऑन द इंसेक्ट पॉलिनेशन। तभी हम क्या कहते हैं, बीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हनी बीज बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है, दे विल इंक्रीज यील्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज वेल, दे विल इन्हांस द जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है, तो डाइवर्सिटी बढ़ सकती है, ठीक है। आई होप यू आर फेमिलियर विद क्रॉसिंग ओवर। देन दे विल ऑल्सो रिड्यूस द क्रॉप पॉलिनेशन डिपेंडेंस ऑन द वेदर और द विंड, क्योंकि पॉलिनेशन अलग अलग तरह से हो सकता है, बट हम यहाँ पे जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, आप जो वेदर या विंड से डिपेंडेंट पॉलिनेशन है उससे उस पर जो आप कह लीजिए डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो मेजर पॉलिनेटर्स में सबसे पहले आपकी हनी बीज आती हैं, एपिस मेलिफेरा। यहाँ पे एक स्पीसीज़ की बात की, देर आर बम्बल बीज, बटरफ्लाइज, मॉस एंड हवरफ्लाइज, ठीक है। अब अलग अलग जो प्लांट्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, जैसे हनी बीज जो है एप्पल, सनफ्लावर, मस्टर्ड, क्लवर, इन सब के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर है। बम्बल बी जो है टमाटो आपका जो है और पेपर प्लांट जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन एंड लेग्यूम पॉलिनेशन, एंड हवरफ्लाइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेट, अनियन एंड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। इसके लिए आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल मैनर में बात करी है। तो प्रेडेटर्स की बात करेंगे तो दे विल फीड डायरेक्टली ऑन द पेस्ट स्पीसीज। लेडी बीटल है, दे विल कंज्यूम एफिड्स। लेस्बिक लार्वी कंज्यूम the thrips and the whiteflies, and ground beetle feed on the caterpillars and slugs, right? पैरासिटॉइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर दी वन विच, ये इंसेक्ट्स ही हैं विच ले एग इन और ऑन द पेस्ट इंसेक्ट, एंड लार्वे जो है दे विल कंज्यूम द होल होस्ट। दे आर हाईली स्पेसिफिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैरासिटॉइड्स, एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बायो कंट्रोल एजेंट। दैट मीन्स इनको बस एक बार आपने इंट्रोड्यूस करना है, दे कैन मेंटेन देयर ओन नंबर। एग्जाम्पल में अगर आप ट्राइकोग्रामा की बात करें, दे विल lay their egg onto the moth, and जो कोटेशिया स्पीसीज है, दिस इज द लार्वल पैरासिटॉइड ऑफ द आर्मी वॉर्म, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, ये पेस्ट हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये एक नेचुरल वे है, तो एनवायरनमेंट सेफ है, कोई केमिकल का आप यूज़ नहीं कर रहे, तो केमिकल रेसिड्यू भी नहीं होगा, एंड अगेन इट विल प्रिवेंट पेस्ट रेजिस्टेंस बिल्डअप, क्योंकि अगर आप केमिकल का यूज़ करते हैं तो पेस्ट कुछ टाइम के बाद अपनी जेनेटिक रीअरेंजमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर केमिकल के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट द डीकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इसमें क्या होगा, ऐसे इंसेक्ट जो क्या कर रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द यूजेबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वेस्ट जो है उसमें भी क्या है, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है, तो उसको लेकिन सॉइल तक वापस पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ क्या होगा, जब डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो उसमें ह्यूमिफिकेशन और सॉइल फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व रहता है, तो उसको स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह लीजिए ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है दैट इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वेस्ट से जो यूजेबल न्यूट्रिएंट है उनको सॉइल में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, दिस इज इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, एंड इट इज़ ऑल्सो सप्रेसिंग द सॉइल बॉर्न पैथोजन बाय कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ पे डिकम्पोजर्स हैं वो वहाँ का रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई और पैथोजन वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। डंग बीटल जो है इसके काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल हैं। कैरन बीटल है, देर आर टर्माइट्स। डंग बीटल जो है दे बारी जो डंग है उस पर फीड करते हैं और नाइट्रोजन साइक्लिंग को भी इम्प्रूव करते हैं उस एरिया में। जो कैरन बीटल है वो डेड ऑर्गेनिज्म को जो है डिकम्पोज करते हैं, और टर्माइट्स और आंट है दे ब्रेक डाउन द सेल्यूलर एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन देर इज सॉइल एरेशन एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो आपके इंसेक्ट्स हैं दे क्रिएट टनल्स एंड चेम्बर्स, वेरी वेरी कॉमनली सीन इन केस ऑफ टर्माइट्स, ये टनल्स जो हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, एरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टनल क्रिएट है तो वहाँ से वाटर भी अंदर जाएगा। तो ये जो है देखो सॉइल की लेयर्स होती हैं, तो टॉप लेयर जो है और उसके नीचे वाली जो लेयर है उसमें मिक्सिंग भी करवाता है, जितनी अच्छे से मिक्सिंग होगी उतने अच्छे से क्या होगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है बेसिकली, और वाटर भी अंदर जा रहा है, तो ये रूट पेनिट्रेशन के लिए भी जो प्लांट के लिए वो ईजी कर देता है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप कह लीजिए सॉलिड होगा ना वो एरिया, तो वहाँ से रूट पेनिट्रेशन उतना मुश्किल होगा, लेकिन जब मिक्सिंग हो जाएगी, वाटर भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो रूट पेनिट्रेशन ईजी हो जाएगी प्लांट के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे टर्माइट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके अलावा आंट्स हैं, दे आर बीटल लार्वे। टर्माइट की बात करें तो ये न्यूटन साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं इन ड्राई लैंड इकोसिस्टम, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये टनल्स को बनाएंगे और वहाँ पे वाटर इन्फिल्ट्रेशन करवाएंगे। आंट्स जो हैं दे विल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सीड्स फ्रॉम हेयर टू देयर, मूव करते हैं ना यहाँ से यहाँ चीज़ों को। और बीटल लार्वे की अगर हम बात करें, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू एरिएशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो है ये बीटल लार्वा जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। देन देर इज बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल। इसके केस में कुछ इंसेक्ट्स हैं, दे फीड ऑन द इन्वेसिव और नॉक्शियस वीड स्पीसीज। अब ये नॉक्शियस वीड स्पीसीज का क्या मतलब है, ये नेटिव स्पीसीज को किसी तरह से हार्म कर रही है, और किसी भी एरिया की नेटिव स्पीसीज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेजिव स्पीसीज का उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई प्रेडेटर नहीं होता, तो वो क्या करती है, अच्छे से वहाँ पे फ्लरिश कर सकती है। लेकिन जो ये बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल वाले इंसेक्ट्स हैं, ये इन्हीं पे फीड करेंगे, ठीक है। तो जो नेटिव और इन्वेजिव स्पीसीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है रिसोर्स के लिए, उसको ये क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो दे रिड्यूस कंपटीशन विद द क्रॉप्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें एग्जाम्पल है जाइगोग्रामा, बाइकोलोराटा। एक और चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक से भी कवर करने हैं, ठीक है। जाइगोग्रामा बाइकोलाटा जो है, दिस फीड ऑन द पार्थेनियम स्पीसीज, दिस इज़ अ वेरी कॉमन इन्वेजिव वीड, ठीक है। देन देर इज कैक्टोब्लास्टिस, जिसमें ओपेंशिया की स्पीसीज है, उस पर फीड करता है, प्रिकली पेयर कैटस जिसको आप बोलते हो। देन देर इज न्यूकैटिना स्पीसीज विच फीड्स ऑन अ एशर्निया क्रासिपस विच इज़ द वाटर हाइसेंथ, इसको मैंने बताया भी था आपको लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रमोटिंग द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। तो सिंपल है, बेनिफिट्स ये हैं कि आपको केमिकल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, जो कंज्यूम कर रहा है क्रॉप को उसके लिए। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि आप एक अनदर टाइप का इंसेक्ट इंट्रोड्यूस करें एनवायरमेंट में। एंड रेजिलियंस जो है अगेंस्ट द पेस्ट, दैट विल बी बेसिकली रिड्यूस्ड, ठीक है ना। पेस्ट जब आउटब्रेक होता है तो उसमें जो रेजिलियंस है वो क्रिएट होती है, तो वहाँ पे आप कह लीजिए ठीक रहे, रेजिस्टेंट, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोले मैंने, रेजिस्टेंट जो बनते हैं आपके होस्ट फॉर द एनी काइंड ऑफ, रेजिस्टेंट होस्ट नहीं, रेजिस्टेंट पेस्ट, वेरी सॉरी, ठीक है। जो पेस्ट है अगर आप उनको एक सेम केमिकल से आप कह लीजिए एक्सपोज करवाते हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो जो रेजिस्टेंट है वो नहीं हो पाएंगे अगर आप किसी केमिकल को उनको दे ही नहीं रहे, बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जो रेजिलियंस है अगेंस्ट पेस्ट आउटब्रेक वो इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस जो है कम होगी, रेजिलियंस बढ़ जाएगी। रेजिलियंस क्या होता है, बेसिकली बाउंस बैक करना, कि अगर पेस्ट आउटब्रेक होता भी है तो बहुत टाइम तक क्रॉप जो है उसको डील कर सकती है उसके साथ, ठीक है। देन देर इज इकोनॉमिक सेविंग, तो नेचुरल पॉलिनेशन का यूज़ करेंगे आप तो पैसों की बचत है, बेस्ट कंट्रोल जो सर्विसेज हैं उससे भी आप बचेंगे क्योंकि यू आर यूजिंग इंसेक्ट्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ वेरियस कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं दे एग्जिस्ट फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, जैसे कि हैबिटेट मैनेजमेंट है, जिसमें जो प्लांट जो फ्लारिंग है, स्ट्रिप्स है या हेज रोव्स हैं, कवर क्रॉप्स हैं, इसको किया जाता है। होता क्या है कि आप जब फ्लारिंग हो रही होती है प्लांट में, ठीक है, या आप मान लीजिए जो क्रॉप है वहाँ पे जो हैबिटेट है जिस एरिया में वो ग्रो कर रहे हैं आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कई बार होता है कि कवर करके रखा जाता है क्रॉप्स को ताकि इंसेक्ट्स उन पे अफेक्ट ना कर पाए उनको। जैसे आप मान लीजिए कि ये फ्लावर है उसको हमने बाहर से कवर कर दिया, पर ऐसे कवर करना है कि एरेशन होती रहे, ठीक है। दूसरा है इट रिड्यूसिंग दी पेस्टिसाइड इफेक्ट, तो आप जो है सिलेक्टिव या बायो बेस्ड पेस्टिसाइड को यूज़ कीजिए, दैट मीन्स बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल्स को आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देन देर इज़ रिलीज ऑफ बायो एजेंट्स, ये कॉमन है, यही तो हम पढ़ रहे हैं तब से। तो आपने क्या करना है, जो ऑलरेडी नेचुरल एनिमी एग्जिस्ट करता है उस पेस्ट का, जो इंसेक्ट है जो उसका एनिमी है उसको और ज़्यादा रिलीज़ करना है। ऑगमेंटेटिव मतलब प्लस करना है, ऐसे 10 हैं अगर आपने 100 और रिलीज़ कर दिए, ठीक है। देन देर इज़ यूज़ ऑफ अट्रैक्टेंट्स एंड रिपेलेंट्स, ये भी काफ़ी कॉमनली किया जाता है। तो ये सर्टन काइंड्स ऑफ स्प्रेज होती हैं जिसमें फेरोमोन्स भी हो सकते हैं, सो दे कैन मैनिपुलेट इंसेक्ट्स बिहेवियर, ठीक है। फेरोमोन्स एंड फेरोमोन्स कैन एंड मैनिपुलेट द इंसेक्ट बिहेवियर, तो इसको आप स्प्रे कर सकते हो। एंड देर इज़ शेल्टर प्रोविजन, बी होटल्स हैं, लॉग्स हैं फॉर बीटल एंड लीफ लिटर फॉर द प्रेडेटर, कि जैसे आप जिस भी इंसेक्ट से जो है बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसका जो पर्टिकुलर शेल्टर है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे बी के लिए होटल्स हैं, लॉग्स हैं बीटल्स के लिए, ये वहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे, तभी तो वो वहाँ पे आके आप कह लीजिए उस जगह पे रहेंगे, है ना, हैबिटेट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देन देर इज़ फार्मर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेस्ट मैनेजमेंट करना है
तो सबसे पहले आपको फार्मर्स को बताना पड़ेगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ऐसे डील कर सकते हो, है ना। बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि बायो कंट्रोल जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, आप किस इंसेक्ट को किस क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो या किस पेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, what are the challenges and future direction? So, overuse of pesticides right now we are dealing with it, है ना। अभी जो डेवलप्ड या आप कह लीजिए पेस्ट कंट्रोल मेथड्स हैं वो हमें करना चाहिए इको फ्रेंडली, लेकिन हम राइट नाउ कर क्या रहे हैं, हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट, जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हो ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यही कर रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें। देन देर इज़ हैबिटेट लॉस ड्यू टू द मोनोकल्चर। ये चैलेंज है क्योंकि किसी एक ही क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हो बार बार, तो बाकी जो इसमें आने वाले इंसेक्ट हैं, है ना, वो तो रहेंगे लेकिन डाइवर्सिटी का लॉस होगा क्योंकि सेम जो हैबिटेट में हो सकता है दूसरों को एग्जिस्ट नहीं यूज़ करता। तो आपको क्या करना चाहिए, मिक्सिंग करनी चाहिए, ठीक है। एग्रो बायोडाइवर्सिटी, आपको डिफरेंट जो है आप कह लीजिए क्रॉप्स रोटेशन में भी करनी चाहिए, है ना, ग्रो, उसके मिक्सिंग में ग्रो करो बेसिकली। देन देर इज़ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अब ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी ह्यूमन की कलेक्टिव एक्टिविटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसी स्पीसीज़ जो रेजिलिएंट हो, है ना, विद स्टैंड कर पाए चेंजिंग एनवायरनमेंट को भी, उसको यूज़ करो। और लास्ट है आपका पुअर फार्मर अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स को पता ही नहीं है कि कौन से इंसेक्ट्स बेनिफिशियल हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो, इंसेक्ट कंजर्वेशन की बातें उनको बता सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट 1 और 2 केस स्टडीज़। जैसे कि मस्टर्ड क्रॉप का जो पॉलिनेशन है इंडिया में, अगर उसकी हम बात करें तो इंक्रीज़ इन बी पॉपुलेशन। बी क्या करेंगी, बी जो है वहाँ पे, अभी हमने पॉलिनेशन की बात करी थी ना, तो पॉलिनेशन में बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंक्रीज़ इन बी पॉपुलेशन विया हाउस कीपिंग, आपने क्या किया, बी कीपिंग जो करी उसकी वजह से बीज का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ। एंड वाइल्ड फ्लावर मार्जिन इम्प्रूव्ड सीड सेट एंड ऑयल लीड। तो मस्टर्ड क्रॉप में ये केस स्टडी करके भी देखा गया कि अगर हम बीज का पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और कहाँ पे, जहाँ पे आपने मस्टर्ड की क्रॉपिंग की उसके आसपास के एरिया में, वहाँ के मार्जिन्स पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलिनेशन ज़्यादा होगी और सीड सेट का नंबर बढ़ा और ऑयल यील्ड बढ़ गया, ठीक है। ये क्लासिक एग्जांपल है इंसेक्ट्स को यूज़ करने का। देन दूसरा जो है केस स्टडी, उसमें ट्राइकोग्रामा जो है इन कॉटन पेस्ट कंट्रोल, यहाँ पे आपने यील्ड को इंक्रीज़ किया, तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है, यहाँ पे आप पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ट्राइकोग्रामा जो है उसको कॉटन पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया। तो देर इज़ रेगुलर रिलीज इन कॉटन फील्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस दी पर्टिकुलर पेस्ट दैट इज़ कॉल्ड हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, ठीक है। तो इसकी इन्फेस्टेशन को कम कर दिया जब आपने बार बार क्या किया, रेगुलरली ट्राइकोग्रामा को वहाँ पे रिलीज़ किया, क्योंकि ये जो है इसका क्या है, बेसिकली पैरासिटॉइड है ये, तो वो उसके ऊपर इन्फेक्ट करेगा उसको पर्टिकुलर, ये आपका क्या है, ये पेस्ट है, तो पेस्ट को ख़त्म कर दिया इसने। देन लास्टली डंग बीटल इंट्रोडक्शन इन द ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या हुआ, जो आपका ऑन्थोफेगस स्पीसीज़ है, इट वाज इंट्रोड्यूस टू मैनेज द कैटल डंग एंड इट रिड्यूसेस द फ्लाई ब्रीडिंग। जितना ज़्यादा डंग एरिया होता है ना, वहाँ पे फ्लाइज भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो डंग को, ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट रिलीज़ हो गया, तो अब वो रहा नहीं, डंग मटेरियल कम हो रहा है, तो फ्लाई जो ब्रीडिंग है वो भी एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर सम क्लासिकल केस स्टडीज़ जो हमें बताती हैं कि इंसेक्ट्स को बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो टू कंक्लूड इट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड दे कैन कंट्रीब्यूट इन मेनी वेज। जैसे पॉलिनेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, पेस्ट को सप्रेस कर सकते हैं, सॉइल की हेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने डंग बीटल की बात करी, एंड इकोसिस्टम में एक बैलेंस को भी लेके आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन से इंसेक्ट हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली, कौन से हैं पॉजिटिवली कौन इफेक्ट करेंगे और नेगेटिवली करेंगे कौन से, एंड देन वी कैन मूव अहेड विद दिस फील्ड और हम इसको फ्यूचर में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। So that is it for today. I hope you understand something. So if you have any kind of question or query, feel free to comment down. Like this video if you understand something and share it with your friends who can be benefited from the lecture. And if you are new to the channel, subscribe to it and stay connected for upcoming lectures. Thank you so much for joining the lecture with me.